जिससे हम लोग बने हुए हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन द होल ऑर्गेनिज्म। बहुत छोटे होते हैं कि हम उनको डायरेक्ट आंखों से देख ही नहीं सकते। मैं ऐसे नहीं, अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर सा है, किसी की नजर आसपास जो ये लेयर जैसी नजर आ रही है, ये लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल के बीचों बीच जो बैठा हुआ है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ये जो लिक्विड जैसा पूरे सेल में है इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना और कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन कम। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस प्रो मैक्स पे। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग बने हुए हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी बॉडी को जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालिए, रेडी हो जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो पहले हम चैप्टर के नाम को देखते हैं, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इससे हमारा क्या मतलब है? एक्चुअल में जैसे यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, हमारे पास क्या है? एक घर है। घर किससे मिलके बनता है? घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं, उन कमरों में दीवारें होती हैं, उन दीवारों में क्या होती हैं? ईंटें, ब्रिक्स। क्या होती है? ब्रिक्स। अब ये जो ब्रिक्स है ना हमारी, ये हमारे पूरे घर को बनाती है। ठीक है, तो इस घर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इस पूरे घर का बिल्डिंग ब्लॉक है वो ईंटें, वो ब्रिक्स। ठीक है, जिस तरह से घर का बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक्स है ना, उसी तरह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होते हैं उनमें प्रेजेंट सेल, वो होते हैं उनमें प्रेजेंट सेल। जिस तरह से ये पूरा घर छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है ना, उसी तरह से ये जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्चुअल में क्या होता है, सेल्स होते हैं, कई सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं और वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। कई सारे सेल्स इकट्ठे हुए, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इस तरीके से ये सेल्स इकट्ठे होते जाते हैं और क्या बनाते जाते हैं? टिश्यूज बनाते जाते हैं। अब ऐसे कई सारे टिश्यूज मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? एक टिश्यू, एक टिश्यू, एक टिश्यू, एक टिश्यू। इस तरीके से कई सारे टिश्यूज इकट्ठे होते हैं और वो पूरे ऑर्गन को बनाते हैं। इस तरह से अभी जो ऑर्गन बनता है ना, कई सारे ऑर्गन्स बने, एक ऑर्गन, दूसरा ऑर्गन, तीसरा ऑर्गन, ऐसे कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऐसे कई सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे कि हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे हम खाना डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे कई सारे सिस्टम्स इकट्ठे होते हैं और क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इसको कहा जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या कहा जाता है इसे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्कर, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें आप क्या लिखेंगे? ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे कि सेल, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम एंड देन द होल ऑर्गेनिज्म। अब सेल है क्या? देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि सेल जो है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बना रहा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बना रहा है। हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है? वो सेल है। हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? सेल में हो रहे हैं। तो सेल क्या है? सेल है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये जो सेल होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। ये सेल बहुत छोटे होते हैं कि हम उनको डायरेक्ट आंखों से देख ही नहीं सकते। मैं ऐसे नहीं, अरे वाह ये तो बड़ा सुंदर सेल है, किसी की नजर ना ना ना, हम सेल को ऐसे नहीं देख सकते, हमें सेल ऐसे नजर ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो वो कौन इंसान थे जिन्होंने सेल को देखा, सेल को डिस्कवर किया और हमारा ये चैप्टर बढ़ा दिया? उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। अब क्या रॉबर्ट हुक के पास कोई चमत्कारी आंखें थी जिससे उन्होंने सेल को देख लिया? क्योंकि हम तो देख नहीं सकते भाई। वो क्या एलियन थे जो उन्होंने सेल को देख लिया और डिस्कवर कर दिया और हमारे ये चैप्टर बढ़ाया? एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने ना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। वो हमारी तरह से टाइम पास नहीं करते रहते थे, रील्स नहीं स्क्रॉल करते रहते थे। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के उन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा। अब ये कॉर्क क्या होता है? एक्चुअल में तुम लोगों ने पेड़ तो देखा ही होगा यार, ये भी कौन सी बात होगी। पेड़ की जो स्टेम होती है ना, इसकी ये जो बाहर की लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, जो बार्क की बाहर की लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। कई सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे कि हमारी लैब में कंटेनर्स को बंद करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये किससे बंद हो रखा है? कॉर्क से बंद हो रखा है। ठीक है, तो एक्चुअल में उन्होंने क्या करा? कॉर्क को लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप में लगा के देखा। जब उन्होंने इसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो उन्हें क्या नजर आया?
उन्हें नजर आई छोटी छोटी सी कंपार्टमेंट। क्या नजर आई उन्हें? छोटी छोटी सी कंपार्टमेंट्स। ठीक है, अब उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या रखा? सेल। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या रखा? सेल। ये काम कब हुआ था? ये काम हुआ था 1665 में। कब हुआ था ये काम? 1665 में। तो जो हमारे रॉबर्ट हुक काका थे ना, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने सेल को डिस्कवर किया कब? 1665 में। किन सेल्स में? कॉर्क सेल्स में। तो किसी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो में क्लासिफाई करा जाता है। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। अब ये कौन सी चिड़िया है? देखो, यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल से बने हुए, मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी मीन्स मैनी। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं वो ऑर्गेनिज्म जो कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दे आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल एंड दे कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। अब एक एग्जाम्पल लेके चलो। एक घर है जिसमें केवल एक ही कमरा है और कोई कमरा ही नहीं है, तो उस घर में सारा काम उसी कमरे में होगा, खाना बनेगा तो उसी कमरे में बनेगा, पढ़ाई होगी तो उसी कमरे में होगी, और वॉशरूम तो नहीं, बट ठीक है थोड़ा सा कंसीडर कर लो। ठीक है, एक ऐसा घर है जहाँ पे केवल एक ही कमरा है, तो सारे काम उसी कमरे में किए जाएंगे। गेस्ट रूम भी वही होगा, डाइनिंग रूम भी वही होगा, लिविंग एरिया भी वही होगा, टीवी भी वहीं लगा हुआ होगा, स्टडी भी वही होगी, सब कुछ उसी रूम में होगा। ठीक है, वहीं एक घर है जो कि बहुत बड़ा है, उसमें कई सारे छोटे छोटे कमरे हैं, सब चीजों के लिए अपना अपना रूम है, स्टडी रूम अलग है, किचन अलग है, वॉशरूम वगैरह सब चीजें अलग अलग है। ठीक, तो एक ऐसा रूम है, एक ऐसा घर है जहां पे केवल एक ही कमरा है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें सारी लाइफ प्रोसेसेस उस एक रूम में, यानी कि उस एक सेल में ही सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस उसी रूम में हो जाती है। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं सबके लिए अलग अलग कमरे हैं, सबके लिए अलग अलग स्पेसिफिक सेल्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब ऐसे कई सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं और वो ऑर्गन सिस्टम वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर सारे फंक्शन करने के लिए एक ही सेल है, यहाँ पर सारे फंक्शन करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक सेल्स हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? यीस्ट, पैरामीशियम। यीस्ट और पैरामीशियम ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि केवल एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। वहीं अगर हम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स इन सब की बात करें तो मल्टी सेलुलर होते हैं, कई सारे सेल से मिलकर बनते हैं। ये यहाँ पर आपको अमीबा नजर आ रहा है, क्या है ये? अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सेल है, सारे प्रोसेसेस इसी सेल में होंगे। रेस्पिरेशन तो इसी सेल में, डाइजेशन तो इसी सेल में, एक्सक्रीशन तो इसी सेल से, सब चीजें इसी सेल में होंगी, इसी सेल में सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस। ये है हमारा पैरामीशियम। क्या है ये हमारा? पैरामीशियम। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें, पैरामीशियम की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकेंड। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें डायरेक्ट नहीं नजर आते, ऐसे देखने में नहीं नजर आते, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तभी नजर आएंगे। ये प्लांट, ये तो पता ही है तुम लोगों को, प्लांट्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग, कोई भी बच्चा। ठीक है, तो सारे जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहीं अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये केवल और केवल एक ही सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, ये चप्पल जैसा दिख रहा है ना, पैर में चप्पल पहनते हैं, ऐसे याद कर लेना, पैरामीशियम। अमीबा, इसकी शेप हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, हमेशा अपने शेप को बदलता रहता है, कुछ इस तरीके का नजर आता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, मैंने तुम लोगों को बताया कि सेल्स को ना हम देख नहीं सकते। क्या बताया मैंने तुम लोगों को? कि सेल्स को हम देख नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम सेल्स को क्यों नहीं देख सकते? एक्चुअल में होता ही है, कोई भी दो चीजें अगर 0.1 mm की दूरी पे रखी हुई है, मतलब ये एक और ये दूसरी चीज अगर इतनी दूर रखी हुई है 0.1 mm, तब तो हमारी आंखों से देख लेगी आराम से। बट अगर ये दूरी किसी भी वजह से 0.1 mm से कम हो गई, अगर ये दूरी किसी भी वजह से 0.1 mm से कम हो गई तो हमारी आंखों से अलग अलग नहीं देख पाएगी, हमारी आंख को वो दोनों चीजें एक ही नजर आएंगी। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, एक काम करते हैं, एक पेपर उठाओ, उस पर 2 डॉट्स बनाओ। एक पेपर उठाओ और उस पर 2 डॉट्स बनाओ, थोड़ी पास पास बनाना, ज्यादा दूर मत बनाना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक सेकंड इसको यहाँ रख दो। हाँ, तो एक पेपर उठाया हमने और इस पर 2 डॉट्स बनाई है। अब क्या करना है, आप इस पेपर को उठाइए और अपने सामने रखो। इस पेपर को उठाओ और अपने सामने रखो। अब क्या करना है, आपको बस उन 2 डॉट्स को देखना है। क्या करना है, बस उन 2 डॉट्स को देख। अरे हिप्नोटाइज नहीं कर, देख ले भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, उन 2 डॉट्स को देखना है और उन 2 डॉट्स को, उस पेपर को देखते देखते
उस दो डॉट्स को देखते देखते उस पेपर को अपने पास लाना है, लाते जाना है और उन दोनों डॉट्स को देखते रहना है। तब तक देखते रहना जब तक वो लगभग आपकी नाक से टच ना हो जाए। आप क्या देखेंगे, पहले तो वो दोनों डॉट्स पास में आती हुई नजर आएंगी, फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब वो दोनों डॉट्स ओवरलैप कर जाएंगे। पहले वो पास में आती हुई नजर आएंगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपकी नाक से टच होने वाली होंगी ना, तब वो दोनों डॉट्स ओवरलैप कर जाएंगे और आपको केवल एक ही डॉट नजर करके देखिए, जल्दी जल्दी उठा, ठीक है, देखा। तो हमने क्या देखा कि वो दोनों डॉट्स ओवरलैप हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी आंख उन दोनों डॉट्स को अलग अलग देख ही नहीं पा रही है। वो उनको एक ही कंसीडर कर रही है। इसको कहा जाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। क्या कहा जाता है इसको? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। मतलब कि इस केस में जब डिस्टेंस 0.1 mm से कम हो जाता है ना, किन्हीं दो चीजों के बीच का डिस्टेंस अगर 0.1 mm से कम हो गया तो आंख को वो दोनों चीजें अलग अलग नहीं, एक ही नजर आने वाली है। इसको कहा जाता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच ह्यूमन आई कैन सी देम एज सेपरेट, ह्यूमन आई उनको अलग अलग देख पाए, is called limit of resolution of human eye which is 0.1 mm in case of human beings, ठीक है। समझ में आया? ओके यहाँ पर मैंने लिख भी दिया हिंदी में ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाए, बाद में अगर भूल जाओ तो इसको पढ़ के याद आ जाए। ओके अब आप लोग फटाफट से इसको देख लो, एक बार नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाएगी, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। Why can't we see cells? हम सेल्स को क्यों नहीं देख सकते? तो आप बोलोगे दिस इज बिकॉज ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। या फिर अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, तो उसमें आप ये डिफाइन लिखेंगे द मिनिमम डिस्टेंस वाली, ठीक है, ये डिफाइन लिखेंगे। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कर लिया नोट डाउन? ओके अब हम देख नहीं सकते, ठीक है, हम क्यों नहीं देख सकते वो भी ठीक है। अब हम देख कैसे सकते हैं? जैसे रॉबर्ट भैया ने देखा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। हम भी अगर सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना चाहे तो बिल्कुल देख सकते हैं। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज किया होगा, जब छोटे थे आप लोग तब आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करा होगा। तो उसमें क्या देखते हैं हम कि जो भी चीजें हैं वो बड़ी बड़ी नजर आती हैं, वर्ड जो लिखे होते हैं वो हमें बड़े बड़े नजर आते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? चीजों को मैग्नीफाई करने का काम करता है। क्या करता है? चीजों को मैग्नीफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? अगर मैं आप लोगों से ये सवाल पूछूं, बचपन से आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर, वैसे तो बेटा ये तूने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, बट तूने पढ़ा ही कहाँ है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी छोटी से छोटी चीज को देख सकते हैं, है ना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने यूज करा था, उससे देखने की कोशिश करी थी। तो अगर हम दो लेंसेज या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करें तो हम छोटी छोटी चीजों को देख सकते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोप में लगाया गया और माइक्रोस्कोप को डेवलप किया गया, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है? माइक्रोस्कोप में अगर हम जो लैब में हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उसमें दो लेंसेज लगे होते हैं, दो तरह के लेंसेज लगे होते हैं। एक होता है हमारा आईपीस, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो अगर आप लोगों को पता हो कि वैसे पता ही होगा आई गेस कि ये जो माइक्रोस्कोप होता है इसमें ऊपर से ऐसे ये जो ऊपर का छेद है ना, इससे देखा जाता है। ये इस तरीके से माइक्रोस्कोप, ये लो मैंने उठा लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे देखा जा रहा है, ठीक है। तो जहां से हमारी आंख देखती है ना, उसे क्या कहते हैं? आईपीस। क्या कहते हैं उसे? आईपीस। और यहाँ पर रखा जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे ये रॉबर्ट भैया कॉर्क लाए थे ना, वो कहाँ ला के रखते? यहाँ ला के रखते, ठीक है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये जो स्टेज होती है माइक्रोस्कोप की, उस पर रखा जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट के पास वाला जो लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आंखों के पास वाला जो लेंस है वो होता है आईपीस, और जो ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। अब एक्चुअल में हमारे जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना, उसमें ये दोनों लेंस को यूज किया जाता है और इसकी मदद से हम लोग क्या देख सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं। एक गला पानी भी क्या हाँ, तो हमारे इस माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो अभी आपको क्या देखना है, इस माइक्रोस्कोप के ना कुछ पार्ट्स को देखना है। कौन कौन से मेन पार्ट्स है? देखो ये इसकी बॉडी ट्यूब है, ठीक है। ये जो पार्ट नजर आ रहा है ये इसकी बॉडी ट्यूब होती है, ठीक है। ये स्टेज होती है जिसपे हम
स्लाइड को रखते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक मिरर लगा होता है जो कि लाइट को एडजस्ट करने के काम आता है। इसके अलावा यहाँ पर एक कोर्स एडजस्टमेंट नॉब होता है और इधर होता है एक फाइन एडजस्टमेंट नॉब। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब से हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें जैसे बिल्कुल अभी नजर नहीं आ रहा है तो हमने मेन फोकस बना लिया, उसके बाद जब हमें नजर आने लगे उसके बाद उसको और फाइन करना है, जो नजर आ रहा है उसको थोड़ा सा और क्लियर करना है, तो उस केस में और भी ज्यादा फाइन दिखाई दे हमें, उसके लिए हम फाइन एडजस्टमेंट नॉब यूज करते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये हैंडल होता है जिससे हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं, ये बेस होता है जिसपे माइक्रोस्कोप स्टैंड करता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी जो कि आपको माइक्रोस्कोप की पता होनी चाहिए। ठीक है, कि माइक्रोस्कोप में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड ऑल, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि हम सेल के साइज को कैसे नाप सकते हैं। हमने ये तो बोल दिया कि सेल बहुत छोटा होता है, बट अगर इस सेल के साइज को नापने की बात है तो हम उसे कैसे नाप सकते हैं। अब सेल ऐसा तो है नहीं कि मैंने हाथ में लिया सेल और स्केल लिया और उससे नाप दिया, नहीं, सेल तो बहुत छोटा है, वो नजर ही नहीं आ रहा है, तो उसको नापा कैसे जाएगा। वो हमें किसके नीचे नजर आ रहा है, माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ रहा है। वो हमें किसके नीचे नजर आ रहा है, माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ रहा है। तो सेल को नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे स्केल लगाना पड़ेगा। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है, हमें अनियन लेनी है, प्याज लेनी है, उस अनियन का पील लेना है, छिलका लेना है। ठीक है, हमने क्या करना है, अनियन लेना है और अनियन का पील लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। ये हमारी एक ग्लास स्लाइड होती है, क्या होती है, ग्लास की स्लाइड होती है। ठीक है, लैब में आपको मिल जाएगी। वो अनियन का पील आपको इसके ऊपर रखना है। ठीक है, और अनियन का छिलका आपको इसके ऊपर छोटा सा लेना है, उसको इसके ऊपर रखना है, स्लाइड के ऊपर रखना है। फिर आपको इसको स्टेन कर लेना है सैफरन इन से। सैफरन इन की कुछ ड्रॉप्स आपको इसके ऊपर डाल लेनी है और इसको स्टेन कर लेना है। स्टेन कर लेना बेसिकली इसमें थोड़ा सा कलर प्रोवाइड कर देना ताकि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम इसे देखें ना तो अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो ये पिंक कलर का स्टेन होता है, रेडिश पिंक कलर का, उससे आपको इसको स्टेन कर लेना। फिर आपको इसको थोड़ा जो एक्स्ट्रा स्टेन है उसको साफ करके टिश्यू पेपर से साफ करके फिर आपको इसके ऊपर एक ग्लास स्लाइड लगानी है, कांच की एक छोटी सी स्लाइड होती है, कवर स्लिप लगानी है, सॉरी एक छोटी सी स्लिप होती है कांच की, कवर स्लिप बोलते हैं, उससे इसको कवर कर देना। अब आप क्या करोगे, इसको उठाओगे और इसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाओगे। अब आपको क्या करना है, इसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाना है और उसके नीचे आपको देखना है किसको, सेल्स को। ठीक है, जब आप इसको उसके नीचे लगा के देखोगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको क्या नजर आएंगे, कई सारे सेल्स नजर आएंगे। किसके सेल्स नजर आएंगे, अनियन पील के सेल्स नजर आएंगे। किसके सेल्स नजर आएंगे, अनियन के पील के सेल्स, अनियन के छिलके के सेल्स। अब ये सेल्स आपको कई सारे छोटे छोटे से गोल गोल सेल्स नजर आएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इन सेल्स का साइज नापना है। क्या करना है, हमें इन सेल्स का साइज नापना है। तो हमें ये नजर आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, सेल का साइज नापने के लिए सबसे पहले ये जो फील्ड व्यू है ना, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें जो नजर आता है ना उसको बोलते हैं फील्ड व्यू। क्या बोलते हैं, फील्ड व्यू। तो सबसे पहले तो हमें इस फील्ड व्यू का डायामीटर नापना है। क्या नापना है, डायामीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा स्केल लेंगे और इसके ऊपर जाके रख देंगे, हमारा स्केल लेंगे और उसके ऊपर जाके रख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो स्केल होता है, नॉर्मल जो स्केल होता है जो आप छोटे से यूज करते आ रहे हो, सेंटीमीटर स्केल, वो सेंटीमीटर्स में होता है, किसमें होता है, सेंटीमीटर में होता है। 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर स्केल होता है ना, इसमें जो बीच बीच में छोटी छोटी सी लाइंस होती है, अरे पता होगा, वो छोटी छोटी सी लाइंस क्या होती है, एमएम की होती है। ठीक है, वो किसकी लाइंस होती है, एमएम की लाइंस होती है। ठीक है, तो जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे ना, तो क्योंकि ये बहुत छोटा है तो जो आप मेजर करोगे ना जब इसका डायमीटर, तो वो किस में आएगा, एमएम में आएगा। किसमें आएगा, एमएम, मिलीमीटर में आएगा। ठीक है, तो मान लो आपने इसका साइज मेजर किया और वो आ गया, इसका डायमीटर मेजर किया और वो डायमीटर आ गया 40 mm। ठीक है, कितना आ गया वो डायमीटर, 40 mm। हमने इसका साइज मेजर किया, इसका डायमीटर मेजर किया और वो डायमीटर 40 mm आ गया। ओके, अब क्या करना है, एक बार मैं पहले इसको क्लियर कर देती हूँ, इसका अभी हमें कोई काम नहीं है, इसको साफ करो। ठीक है, हमने डायमीटर निकालिया, वो डायमीटर 40 mm आ गया। ठीक है, अब इस साइज को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कहता है डायामीटर ऑफ फील्ड व्यू, डायामीटर ऑफ फील्ड व्यू in micrometer divided by number of cells along diameter। अब इसका क्या मतलब है, देखो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने डायमीटर नाप लिया, कितना आया, 40 mm आ गया। अब इस डायमीटर को, ये जो आपने डायमीटर नापा है ना, इसके ऊपर जितने भी सेल्स होने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस डायमीटर के अलावा जितने भी सेल्स थे वो कितने थे, नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, वो थे हमारे 10। कितने सेल्स थे, 10 सेल्स थे। ओके, ये नंबर ऑफ सेल्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें निकालना है साइज।
साइज निकालने के लिए हमें डायमीटर किसमें लेना है, माइक्रोमीटर में। अभी माइक्रोमीटर क्या होता है, जैसे अगर मैं पूछूं कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है तो आप किलोमीटर में निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे इस पेन की लेंथ पूछूं तो ये आप सेंटीमीटर में निकालोगे। ऐसे ही जो जितना बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो जितना छोटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसके साइज को नापते हैं। ऐसे ही जो सेल है वो बहुत छोटा है तो उसके साइज को हम किस में नापते हैं, माइक्रोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, माइक्रोमीटर में। तो हमने ये जो डायमीटर निकाला है ना उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, माइक्रोमीटर में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर में। अब उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 1 mm किसके इक्वल होता है, 1 mm 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है। 1 mm 1000 माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, यानी कि 40 mm इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1000, 40 mm इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 40,000 माइक्रोमीटर। कितना हो जाएगा, 40,000 माइक्रोमीटर, ठीक है। डायमीटर आ गया किसमें, माइक्रोमीटर में आ गया। फॉर्मूला में पुट करो, डायमीटर कितना आया, 40,000, ठीक है। और नंबर ऑफ सेल्स कितना है, नंबर ऑफ सेल्स है 10। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 10। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस काटना है। कितना आ गया, 4000 माइक्रोमीटर। कितना आ गया, 4000 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने ये एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लिया था, ऐसे कुछ भी बनाया मैंने सेल्स और उसे काउंट कर, तो ये इतना आ रहा है। अब आपके एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगला वाला आप खुद करोगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। डायमीटर ऑफ विजिबल फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप इज 5 mm, नंबर ऑफ सेल्स विजिबल देयर आर 25, नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर आर 25, व्हाट यू हैव टू डू इज टू फाइंड द साइज ऑफ द सेल। मतलब कि आपको दे रखा है डायमीटर, दे रखा है आपको फील्ड व्यू का, उस पे जितने नंबर ऑफ सेल्स है वो आपको बता रखे हैं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सेल का साइज, ठीक है। तो सेल का साइज अब हम कैसे निकालेंगे, सेल के साइज के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे साइज का। क्या है साइज का फॉर्मूला, साइज का फॉर्मूला है डायमीटर। वो डायमीटर भी किस पे चाहिए हमें, वो डायमीटर चाहिए हमें माइक्रोमीटर में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, अलोंग द डायमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस ये जो हमें mm में दे रखा है ना डायमीटर, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो 1 mm में होते हैं 1000 माइक्रोमीटर, 1 mm में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। तो 5 mm में कितने माइक्रोमीटर हो जाएंगे, 5 mm में हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 5000 माइक्रोमीटर। 5 mm में कितने माइक्रोमीटर हो जाएंगे, 5000 माइक्रोमीटर। 5 mm में कितने माइक्रोमीटर आ गए, 5000 माइक्रोमीटर, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट ही तो करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट ही तो करना है। डायमीटर कितना है 5000, डायमीटर कितना है बोल 5000, ठीक है। बोलो भाई 5000। अब नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 25, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं 25, 5 5 से 25, 5 1 5 3 0, 5 1 5 5 2 10 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास साइज कितना आ गया 200 माइक्रोमीटर। कितना साइज आ गया 200 माइक्रोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी डायमीटर दे रखा है उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, जो भी डायमीटर दे रखा है उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है और फिर उसको नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर देना है, बस। ये वाला होमवर्क क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो, फटाफट से सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। देख लो आराम से क्वेश्चन देख लो। करियर सॉल्व। चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हमें माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे। अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे माइक्रोस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं हमारे माइक्रोस्कोप में, 2 लेंस, एक के ऊपर लगा होता है और एक के नीचे लगा होता है। ये जो ऊपर लगा होता है, जो आंख के पास वाला लेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आईपीस। और ये जो नीचे लगा होता है वो वाला लेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है मैग्निफिकेशन। किसकी मैग्निफिकेशन, माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। तो वो निकालने के लिए मान लो ये जो हमारा आईपीस है इसकी मैग्नीफाइंग पावर 10x है, इसकी मैग्नीफाइंग पावर 10x है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी, चलो इसकी मैग्नीफाइंग पावर 100x ले लेते हैं। ये जो हमारा आईपीस है इसकी मैग्नीफाइंग पावर 10x है, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसकी मैग्नीफाइंग पावर 100x है, ठीक है। तो अब हमें निकालनी है हमारे माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन। तो माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर को
ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर को अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर से इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाएगी, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप आ जाएगी। मतलब कि 10x इंटू 100x कितना हो जाएगा, 10x मल्टीप्लाई 100x कितना आ जाएगा, ये 1000x कितना आ जाएगा, 1000x। मतलब कि क्या मतलब है मैग्निफिकेशन का, मतलब इस कंडीशन में अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे हम वो लगा के देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो जो भी चीज हम देखेंगे ना वो हमें 100x बड़ी नजर आएगी, मतलब उससे 1000 गुना बड़ी नजर आएगी। कितनी बड़ी नजर आएगी, 1000 गुना बड़ी नजर आएगी। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मान लो आपके आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है 10x और ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है 10x, तो 10 मल्टीप्लाई 10 100x। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगी माइक्रोस्कोप की, 100x। मतलब जो भी चीज हम उस टाइम पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे वो चीज हमें 100 टाइम्स बड़ी हुई नजर आएगी। कितनी टाइम्स बड़ी हुई नजर आएगी, 100 टाइम्स बड़ी हुई नजर आएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, केवल इतना। अभी हमने किसके बारे में देखा, अभी हमने मैग्निफिकेशन देखा कि माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते, कैसे हम किसी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं। अभी हमने ये देखा। अब हम देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में किस तरह की इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। हमारे रॉबर्ट भैया ने हमें जो माइक्रोस्कोप ला के दिया, क्या आज तक हम वही माइक्रोस्कोप यूज करें या हमने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करी? ऑफ कोर्स हमने कुछ इंप्रूवमेंट्स करी है, कुछ एडवांसमेंट्स करी है। वो एडवांसमेंट्स किस किस वे में करी गई है उस पर अब बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करा है, माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को बढ़ाया। पहले माइक्रोस्कोप किस इसी छोटे छोटे सेल्स को दिखा पा रहा था, छोटी छोटी चीजों को दिखा पा रहा था, बट उससे छोटी चीजें हमारा वो माइक्रोस्कोप, वो पुराना वाला माइक्रोस्कोप नहीं बता पा रहा था। हमारे रॉबर्ट भैया जो माइक्रोस्कोप लाए उन्होंने ये दिखा दिया कि ये अलग अलग सेल है, बट उसके अंदर के सेल के कंपोनेंट्स वगैरह वो उतने अच्छे से क्लैरिफाई नहीं थे, जो कि हमने अब एडवांस माइक्रोस्कोप बना के वो देख पाए हैं और अब हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने क्या करा, माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन के साथ खेले, मतलब कि हमने माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को इंप्रूव किया। इसके अलावा माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन बढ़ाया। रिजोल्यूशन मैंने अभी बताया, कहीं ना कहीं उसकी क्लैरिटी को बढ़ाना, तो और भी ज्यादा साफ करके चीजों को देखना, ठीक है। तो ये चीज बढ़ाई गई है। थर्ड चीज है माइक्रोस्कोप का कंट्रास्ट। अब ये कंट्रास्ट क्या होता है, बेसिकली अलग अलग तरीके की ब्राइटनेस यूज करना, ठीक है। अलग अलग ब्राइटनेस पे अलग अलग चीजों का विजिबल होना, मतलब कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे सेल के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ब्राइटनेस की वजह से हमें वो पार्ट्स विजिबल हो पा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रास्ट। तो बेसिकली हमने 3 तरह की इंप्रूवमेंट्स हमारे माइक्रोस्कोप में करी है। एक है रिजोल्यूशन, दूसरा है कॉन्ट्रास्ट और तीसरा है मैग्निफिकेशन। समझ में आया अभी कि भाई हमने उसको और भी ज्यादा मैग्नीफाई करके चीजों को देखा, जो बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें थी वो भी अब हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट में हमने और भी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लिया कि अलग अलग ब्राइटनेस पे अलग अलग पार्ट्स नजर आ रहे हैं, जिससे हम काफी सारे पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। थर्ड चीज है मैग्निफिकेशन, कि हमने मैग्निफिकेशन को भी इंप्रूव कर लिया, ठीक है। तो अगर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें ना, कि सेल किससे मिलके बनता है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देती हूँ, उसके बाद सारे कंपोनेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेल में सबसे बाहर एक लेयर होती है, सेल में सबसे बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इस लेयर को, सेल मेम्ब्रेन। इस लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब सेल के अंदर ना ये कुछ ऐसे पानी पानी जैसा बहुत सारा फ्लूइड है, बहुत सारा ये पानी पानी जैसा कुछ है, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है इसको, साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल के बीचों बीच आपको ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो हमें आसपास नजर आ रही है, सेल के आसपास जो ये लेयर जैसी नजर आ रही है, ये लेयर होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल के बीचों बीच जो बैठा हुआ है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ये जो लिक्विड जैसा पूरे सेल में है इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा आप लोगों को ये जो छोटी छोटी सी कुछ कुछ चीजें नजर आ रही है ना, ये सब क्या है, ये सब है सेल ऑर्गेनल्स। क्या है ये, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो बेसिकली इन सब चीजों से मिलके हमारा पूरा सेल बनता है। अब इन सब चीजों को ना हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एक बार आप लोग ये देख लो पहले।
तो अब हम इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को ना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अभी अभी आप लोगों ने देखा कि सेल के आसपास एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो कवरिंग है इसको क्या कहा जाता है? सेल के आसपास जो कवरिंग होती है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे आप लोगों के भी दो नाम होते हैं ना, घर का अलग, स्कूल का अलग, ठीक है, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन के भी दो नाम है, एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये मत पूछना घर का कौन सा है और स्कूल का कौन सा है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के दो नाम होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दूसरी बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन को ना यूनिवर्सल फीचर कहा जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन को यूनिवर्सल फीचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे किसी बैक्टीरिया का सेल है, चाहे वो किसी अमीबा का सेल है। सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल में, सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल में सेल मेम्ब्रेन होती ही होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल फीचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल फीचर कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन को। ये थिन बाउंड्री की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? थिन बाउंड्री की तरह काम करती है, जो कि सेल को सराउंड करती है, ठीक है। तो ये थिन बाउंड्री की तरह काम करती है। अब इसके एक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है। तो इसके काम के बारे में अगर हम बात करें ना, तो एक तो काम है इट सराउंड्स द सेल। ये सेल के आसपास रहती है, ये सेल के आसपास रहती है, सेल को सराउंड करती है, ठीक है। दूसरी चीज, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बचाती है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे बचाती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन सेल को सराउंड करती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती है सेल को। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि ये एक कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये तीसरा कमरा है, ये एक कमरा है, ये दूसरा कमरा। ये दो कमरे किसकी वजह से बटे हुए हैं? इस दीवार की वजह से बटे हुए हैं। ये दूसरा कमरा और तीसरा कमरा किसकी वजह से बटे हुए हैं? इस दीवार की वजह से। अगर ये और ये दीवार नहीं होती तो ये पूरा एक ही कमरा होता है या नहीं? तो ये पूरा एक ही कमरा होता है यानी कि ये एक इंडिविजुअल कमरा, ये दूसरा इंडिविजुअल कमरा, ये तीसरा इंडिविजुअल कमरा। इन कमरों को इंडिविजुअलिटी कौन प्रोवाइड कर रही है? ये वॉल प्रोवाइड कर रही है, ये वॉल प्रोवाइड कर रही है। इसी तरीके से जो सेल्स होते हैं उनको जो इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करती है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, इस एक सेल को दूसरे सेल से कौन बांट रहा है? ये सेल मेम्ब्रेन बांट रही है। कौन बांट रहा है? सेल मेम्ब्रेन बांट रही है। तो ये एक इंडिविजुअल सेल है, ये दूसरा इंडिविजुअल सेल है, ये तीसरा इंडिविजुअल सेल है। ये कौन बता रही है? ये सेल मेम्ब्रेन बता रही है। वरना तो ये सब एक ही लगे ना, वरना तो ये सब एक ही लगे, सब एक दूसरे में मिक्स होने लगे तो हमें पता ही ना लगे कौन सा सेल एक है, कौन सा सेल दूसरा है। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सेल को इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है सेल को इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करे। अब अगली बात आती है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल होने का क्या मतलब है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो हमारे गार्ड भैया होते हैं, हमारे स्कूल के जो गार्ड अंकल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या किसी को भी आते जाते गली में फिरते या रोड पे घूमते हो, किसी को भी तुम्हारे स्कूल में जाने देते हैं? नहीं, वो देखते हैं ना। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, ऐसे ही तो कोई भी बच्चा उठ के स्कूल में एंटर नहीं कर जाएगा। जिसने प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म पहनी होगी, प्रॉपर आई कार्ड वो दिखाएगा, वही बच्चा अंदर जा सकता है, राइट। वही बच्चे, उसी बच्चे को गार्ड अंकल जाने देते हैं। हर किसी को तो नहीं जाने देते, है ना। तो वो बच्चों को सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा बच्चा अंदर जाने वाला है और कौन से को नहीं जाने देना। यही इसी तरीके का एक काम करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। वो भी सिलेक्ट करती है कि कौन हमारे सेल में एंटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। वो भी क्या करती है? वो भी सिलेक्ट करती है कि कौन हमारे सेल में एंटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या कहा जाता है इसे? सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब सेल के अंदर आने वाली जो भी चीज है ना, वो पहले परमिशन लेगी। किससे परमिशन लेगी? सेल मेम्ब्रेन से। अगर सेल मेम्ब्रेन ने हाँ बोल दिया तब तो वो अंदर जा सकती है, अगर सेल मेम्ब्रेन ने मना करी तो वो नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब वो सेलेक्ट करती है कि कौन अंदर जा सकता है, कौन अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। एक बार इसको रब कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब इट अलाउज सम पार्टिकल्स टू पास थ्रू व्हाइल ब्लॉक्स अदर्स। कुछ को तो जाने देती है, बाकी लोगों को नहीं जाने देती है, ठीक है। तो अगर किसी को सेल के अंदर जाना है तो उसको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सेल मेम्ब्रेन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये गार्ड अंकल से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं और कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडल है, वो मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। मॉडल है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। अब ये मॉडल क्या बताता है? ये मॉडल कहता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो होते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले ना हमें लिपिड के मॉलिक्यूल्स को समझना पड़ेगा, लिपिड के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो लिपिड का मॉलिक्यूल ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका सिर होता है और एक इसकी पूंछ होती है। एक इसका सिर होता है यानी कि हेड,
और एक इसकी पूंछ होती है, यानी कि टेल। अब इनकी ना एक छोटी सी लव स्टोरी है। वो लव स्टोरी क्या है? वो लव स्टोरी ये है कि हेड को प्यार है और वहीं टेल को नफरत है। हेड को प्यार है किससे? पानी से। वहीं टेल को नफरत किससे है? पानी से। ओके, मतलब कि हेड पानी के पास रहना पसंद करता है, वहीं हमारी जो टेल है वो पानी से दूर रहना चाहती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना इधर की तरफ भी पानी है और इधर की तरफ भी पानी है, पानी पानी है। ठीक है, बाहर इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। तो हमारा जो लिपिड मॉलिक्यूल है उसका जो हेड है उसको पानी से प्यार है, मतलब वो यहाँ रहना पसंद करेगा, पानी के पास रहना पसंद करेगा। यहाँ हमें क्या देखने को मिलेंगे? लिपिड के हेड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी पानी है तो यहाँ पर भी लिपिड का हेड रहना पसंद करेगा, यहाँ पर भी लिपिड का हेड रहना पसंद करेगा। वहीं अगर हम टेल की बात करें, टेल कहाँ रहना पसंद करेगी? टेल रहना पसंद करेगी अंदर की तरफ, जहां पानी नहीं है वो इनवर्ड रहना पसंद करेगी। कहाँ रहना पसंद करेगी? इनवर्ड रहना पसंद करेगी। ठीक है, टेल अंदर की तरफ रहना पसंद करेगी। ये देखिए हमारी टेल। ठीक है, तो हमारा जो लिपिड का मॉलिक्यूल है इसका हेड है जो कि बाहर की तरफ रहना पसंद करता है, आउटवर्ड रहना पसंद करता है, वहीं जो उसकी टेल है वो इनवर्ड रहना पसंद करती है। ठीक है, तो अगर हम लिपिड को देखें, यहाँ जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ना इसके बीच बीच में, एक सेकेंड मुझे कलर ना दूसरा लेने दो, बीच बीच में हमें क्या नजर आएंगे? बीच बीच में हमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। बीच बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये क्या बोलता है? हमारे पास लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और उसकी ये एक लेयर होती है, ये दूसरी लेयर होती है। तो इस तरीके से लिपिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो दो लेयर्स में अरेंज होते हैं। कितने लेयर्स में अरेंज होते हैं? दो लेयर्स में अरेंज होते हैं, जिसमें जो हेड होता है वो आउटवर्ड होता है, वहीं जो उसकी टेल होती है वो इनवर्ड होती है। और बीच बीच में हमें क्या नजर आते हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं। अब एक बार जरा इस बात को पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? ये देखो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किससे मिलके बनी हुई है? लिपिड से मिलके बनी हुई है और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। इट हैज अ लिपिड बाइलेयर। इसके पास क्या है? लिपिड की बाइलेयर। बाय मतलब कि टू, लिपिड की एक लेयर, लिपिड की दो लेयर, लिपिड बाइलेयर है। बाय का मतलब होता है टू। विद वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स पॉइंटिंग आउटवर्ड। वाटर अट्रैक्टिंग हेड्स पॉइंटिंग आउटवर्ड। जो वाटर को अट्रैक्ट करने वाले हेड होते हैं वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं। वहीं वाटर रिपेलिंग टेल्स, जो वाटर को रिपेल करने वाली टेल्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? वो इनवर्ड होती हैं। वाटर रिपेलिंग टेल्स पॉइंटिंग इनवर्ड विद प्रोटीन्स एम्बेडेड इन इट। बीच बीच में क्या नजर आते हैं? हमें प्रोटीन्स एम्बेडेड नजर आएंगे, प्रोटीन्स घुसे हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। चलो एक बार डिस्कस करते हैं। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मॉडल है और उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। एक तो होते हैं लिपिड के मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। लिपिड के मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होते हैं टेल। हेड जो होती है वो वाटर अट्रैक्टिंग होती है, वहीं जो टेल होती है वो वाटर रिपेलिंग होती है, पानी से दूर रहना पसंद करती है। ठीक है, तो ये जो हमारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इसकी एक लेयर और इसकी दूसरी लेयर, इस तरीके से दो लेयर्स की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। दो लेयर्स की फॉर्म में ये अरेंज होते हैं और बीच बीच में हमें क्या देखने को मिलते हैं? बीच बीच में हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो इस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 7 to 10 नैनोमीटर थिक है। एनएम होता है नैनोमीटर। अब ये 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 to the power -6 mm के बराबर होता है। mm पता ना मिलीमीटर, तो 1 नैनोमीटर 10 to the power -6 mm के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कॉल्ड सो। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा जाता है? बेसिकली
देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये बड़े शरारती से मॉलिक्यूल्स हैं। ये कभी इधर तो कभी उधर होते हैं, तो ये कभी फ्लिप करते रहते हैं, कभी रोटेट करते रहते हैं, कभी साइडवेज चले जाते हैं। तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स है कभी इधर तो कभी उधर करते रहते हैं। अब कोई भी चीज इधर उधर कब करती है? जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे हमारा पानी, ठीक है, बोतल में जो पानी है वो इधर उधर होता रहता है ना, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्लूइड। अब बात आती है मोज़ैक क्यों कहा जाता है। एक्चुअल में ना पेंटिंग्स होती है, मोज़ैक पेंटिंग्स, उनमें ना ऐसी छोटी छोटी सी टाइल्स, ये रही हमारी मोज़ैक पेंटिंग, इसमें ना छोटी छोटी सी टाइल्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये भी जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये टाइल्स की तरह अरेंज्ड होते हैं। किसकी तरह अरेंज होते हैं? जैसे मोज़ैक पेंटिंग में, मोज़ैक में टाइल्स अरेंज होती है ना, वैसे ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मोज़ैक। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। समझ में आया? ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने की बहुत चांसेस है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? एक सेकेंड में पहले पानी पी लूं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफ्यूजन। अब इसके लिए ना, इसको समझने से पहले कंसंट्रेशन को थोड़ा सा समझो जरा। एक काम करो, 2 गिलास लो। क्या करो? 2 गिलास लो। ये हमने एक गिलास लिया, ये दूसरा गिलास लिया, ठीक है। इन दोनों गिलास में ना हमने पानी भर दिया। क्या भर दिया? इन दोनों गिलास में हमने पानी भर दिया, ठीक है। दोनों में इक्वल इक्वल वाटर भर दो, ठीक है, भर दिया। अब क्या करना है? अब हमें इनमें चीनी डालनी है, इन दोनों गिलास में चीनी डालनी है, ठीक है। इसमें डाल दो 2 चम्मच चीनी और इसमें डाल दो 10 चम्मच चीनी। इसमें हमने कितनी चीनी डाली है? इसमें 2 चम्मच चीनी डाली, वहीं इसमें हमने 10 चम्मच चीनी डाली। अब अगर मैं तुमसे एक बिल्कुल आसान सा सवाल पूछूं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, चीनी किस में ज्यादा है? इस वाले गिलास में या इस वाले गिलास में? ऑफ कोर्स ये जो सेकंड वाला गिलास है इसमें चीनी ज्यादा है, ठीक है। इसमें चीनी ज्यादा है, मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इस गिलास में वाटर, इस ग्लास में हमारी चीनी की कंसंट्रेशन यानी कि हमारी शुगर की कंसंट्रेशन इस ग्लास में कम है और शुगर की कंसंट्रेशन इस ग्लास में ज्यादा है। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस ग्लास में शुगर की कंसंट्रेशन कम है और इस ग्लास में शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा? बिल्कुल कह सकते हैं। ओके। जब किसी दो चीजों में या फिर जब किसी दो चीजों में कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा वहीं दूसरे की कंसंट्रेशन कम, इसे कहा जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है इसे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने का मतलब है कि एक की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहीं दूसरे की कंसंट्रेशन कम है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम रूम के ना एक कॉर्नर में अगरबत्ती जला देंगे। हम रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जला देंगे, ठीक है। जब हम रूम के किसी कॉर्नर में अगरबत्ती जला देंगे, थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे? उस पूरे रूम में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाएगी, राइट। इस पूरे रूम में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाएगी। जब मैंने अगरबत्ती यहाँ जलाई थी तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स जो कि खुशबू कर रहे थे, अगरबत्ती की खुशबू के या धुएं के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर ज्यादा थे, इस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा थे। बाकियों के कंपैरिजन में यहाँ पे पार्टिकल्स ज्यादा और यहाँ पर कम है, मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहीं यहाँ पर पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है। मतलब पार्टिकल्स कहाँ मूव करेंगे? यहाँ मूव करेंगे, जिससे पूरे रूम में खुशबू फैल जाएगी। मतलब कि पार्टिकल्स हाइयर कंसंट्रेशन से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। इसी को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन। मतलब कि नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसको क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। अब डिफ्यूजन में ना एक और कॉन्सेप्ट आता है मेम्ब्रेन का, कि इसमें हम मेम्ब्रेन यूज नहीं करते। इसको समझने से पहले ना मैं तुम्हें ऑस्मोसिस समझाती हूँ, फिर ये मेम्ब्रेन वाले पॉइंट पर वापस आएंगे और इन फिगर्स पे भी वापस आएंगे। अब जरा हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऑस्मोसिस। तुमने देखा होगा मम्मी जब छोले चावल वगैरह बनाती हैं, छोले बनाती हैं, तो मम्मी क्या करती हैं? छोलों को एक रात पहले भिगो के रखती हैं। जैसे अगर आज छोले बनाने हैं तो कल रात को छोले भिगो के रखे जाएंगे, राइट। तो छोले को भिगो के रखा जाता है। एक्चुअल में क्या किया जाता है? एक पतीला, एक कोई भी कंटेनर लिया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है, उसमें पानी भरा जाता है, ठीक है। और फिर उसमें क्या डाल दिए जाते हैं? उसमें छोले डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे बना ही हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या लिया? एक कंटेनर लिया है,
उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाल दिए, छोले डाल दिए। छोले येलो कलर के होते हैं ना, ठीक है, पता नहीं तुम लोगों को येलो कलर इसमें नजर आएगा या नहीं, मैं रेडी ले लेती हूँ, ठीक है। तो क्या करा, छोले डाल दिए, ठीक है, क्या डाल दिया हमने, छोले डाल दिए। थोड़े से ही डालते हैं हम, ठीक है। अब क्या है, बात यह है कि यहाँ जो ये कंटेनर है ना, इसमें हमने क्या करा है, छोले डाल दिए। अब हम अगली सुबह उठेंगे और इसको खोलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो छोले हैं वो साइज में बड़े हो चुके होंगे। ये छोले जो हैं वो साइज में बड़े हो चुके होंगे, ये फूल चुके होंगे, राइट। ये कैसे हो चुके होंगे, बड़े हो चुके होंगे। अब क्या हुआ जो कि ये छोले बड़े हो गए, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये छोले बड़े हो गए। एक्चुअल में क्या हुआ है, इस कंटेनर में जो पानी है ना, इस कंटेनर में जो पानी है वो किस में एंटर कर गया है, वो छोलों में एंटर कर गया है। इस कंटेनर में जो पानी था वो किस में एंटर कर गया, छोलों में एंटर कर गया। इसमें से कुछ पानी उठ के छोलों में चला गया, ठीक है। इस कंटेनर में जो पानी था उसमें से कुछ पानी उठ के छोलों में चला गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमारा कंटेनर था ना, इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। भाई अगर हम छोले की बात करें, अगर हम एक छोले की बात करें, ठीक है, ये जो हमारा छोला है इसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है और बाकी सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब और जो भी इसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन वगैरह है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहीं पानी की कंसंट्रेशन इसमें कम है। वहीं अगर हम इस पानी की बात करें, ये जिसमें हमने पानी भर के रखा हुआ है, इसमें पानी है, ये पानी कहाँ चला जाएगा, इन छोलों के अंदर चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। मतलब पानी की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या थी, कम थी, वहीं बाहर क्या थी, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, जिसकी वजह से बाहर से पानी कहाँ एंटर कर गया, छोलों में एंटर कर गया। तो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अब आता है ट्विस्ट, डिफ्यूजन में भी यही हो रहा था, ऑस्मोसिस में भी यही हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन में भी तो यही हो रहा था ना कि हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, ऑस्मोसिस में भी वही हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की मूव कर रहे हैं। बस यही है कि पानी है, इसके अलावा एक और डिफरेंस है। वो एक और डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जब पानी बाहर से इधर इस छोले के अंदर एंटर कर रहा था तो इनके रास्ते में आ रही थी ये छोले की ये जो लेयर थी, क्या आ रही थी, छोले की ये लेयर, ठीक है। इस लेयर को कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि एक सेकेंड, जैसे अगर हम इसमें बात करें, ये जो मैंने तुम्हें पीछे पिक्चर दिखाई थी, पीछे जो मैंने डिफ्यूजन बताया था, डिफ्यूजन में जब हमने बात करी थी, हमने अगरबत्ती की बात करी थी, ठीक है। हमने क्या बात करी थी, अगरबत्ती की बात करी थी। हमने एक रूम में अगरबत्ती जब जलाई थी तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे, वो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे। क्या इनके रास्ते में कोई मेम्ब्रेन आई थी, क्या इनके रास्ते में कोई मेम्ब्रेन आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी, इनके रास्ते में तो कोई मेम्ब्रेन नहीं आई थी। तो यही ट्विस्ट है, यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि डिफ्यूजन में हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, डिफ्यूजन में हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बट ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है। किसके थ्रू मूवमेंट होती है, मेम्ब्रेन के थ्रू। रास्ते में क्या आती है, एक मेम्ब्रेन आती है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था। अब जैसे अगर हम बात करें, जब हम वाटर कलर मिलाते हैं, जब पानी में हम वाटर कलर मिलाते हैं पेंटिंग वगैरह के लिए, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर लेते हैं और पानी में मिलाते हैं। क्या उसके बीच में कोई मेम्ब्रेन आ रही है, नहीं आ रही है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जो खुशबू किचन से प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी खाने की खुशबू जो हमारे पास, हमारी नाक के पास आ रही होती है, वो किसकी वजह से आती है, वो डिफ्यूजन की वजह से आती है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पर है, किचन में है, उससे उस जगह से हमारे पास रूम में आती है, तो इसको क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। जब होली में हम कलर मिलाते हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे सॉइल से पानी कहाँ एंटर करता है, सॉइल से पानी एंटर करता है रूट्स में। सॉइल से पानी कहाँ एंटर करता है, रूट्स में एंटर करता है। तो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है, वाटर की कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा है, वहीं रूट्स में कम है। सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रूट्स में कम है। तो वाटर कहाँ एंटर कर जाता है, वाटर हमारा एंटर कर जाता है रूट्स में, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से होता है। और इसके बीच में जो मेम्ब्रेन आती है वो आती है ये रूट की मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो रूट सेल्स होते हैं ना, उनकी मेम्ब्रेन बीच में आती है, ठीक है।
तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ऑस्मोसिस की वजह से। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो वाटर का रूट से सॉइल में एंटर, वाटर का सॉइल से रूट में एंटर करना किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। और ये तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया, जैसे हम छोले भिगोते हैं, ठीक है, जैसे हम बादाम भिगोते हैं, ठीक है, तो बादाम जब हमने भिगोए तो बादाम में जो पानी एंटर कर रहा है वो किसके थ्रू एंटर कर रहा है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर कर रहा है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। सेमी परमिएबल मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को समझने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। हम क्या करेंगे, हमने एक गिलास लिया है, उस गिलास में ना हमने पानी लिया है, उस पानी में हमने थोड़ी सी चीनी घोली है, ठीक है। तो जब हम पानी ले रहे हैं और पानी में चीनी घोल रहे हैं तो वो चीनी किसकी तरह काम कर रही है, वो चीनी है सोल्यूट, वो चीनी क्या है, सोल्यूट। और वो जो पानी है उसे क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट। जिसमें हम घोलते हैं ना उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, जो चीज मिलाई जाती है उसे कहा जाता है सोल्यूट। और ये चीनी और पानी का जो मिक्सचर होता है, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है, इसे क्या कहा जाएगा, सोल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। अब एक बात और समझ लो जरा, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा ना, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पर वाटर कम होगा। ये समझ रहे हो, दुश्मन की तरह एक तरह से। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी कम होगा, अगर सॉल्यूट कम है तो पानी ज्यादा होगा। ये और एक बात समझ लो, ठीक है। अब जरा एक केस कंसीडर करो, इसमें हमने क्या लिया है, हमने एक कंटेनर लिया है, उसमें हमने एक सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में पानी है, थोड़ा सा सॉल्यूट है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में, ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, इस सॉल्यूशन में पानी है और थोड़ा सा सॉल्यूट है, और ये है हमारा एक सेल। ये क्या है, हमारा एक सेल, इसके अंदर हमने एक सेल प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब एक केस कंसीडर करो, इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ना सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा रखी है और इसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है। मतलब कि ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना, इसमें सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और हमारे सेल में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है। अब मैंने अभी तुम्हें एक और बात बताई, जहां सॉल्यूट ज्यादा मतलब पानी कम, सॉल्यूट कम यानी पानी ज्यादा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पानी ज्यादा है और यहाँ पर पानी कम है, बस। अब हमें इतनी बात याद रखनी है, यहाँ पानी ज्यादा है और यहाँ पानी कम है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था, कि पानी कहां से कहां जाता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। यानी कि यहाँ सेल में पानी ज्यादा है तो सेल से पानी कहां जाएगा, बाहर की तरफ। सेल से पानी कहां जाएगा, बाहर की तरफ। तो सेल से हमारा पानी इस कंटेनर में चला जाएगा। जब सेल से पानी इस कंटेनर में चला जाएगा तो ये सेल क्या कर जाएगा, ये सेल श्रिंक कर जाएगा, ये सेल श्रिंक कर जाएगा, ये सेल सिकुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे जब हमने छोलों को पानी में भिगोया था तो पानी छोलों में एंटर कर गए थे, जिसकी वजह से सेल, जो छोले थे हमारे वो स्वेल हो गए थे, है ना, वो जो छोले थे हमारे वो स्वेल हो गए थे। लेकिन इस केस में पानी बाहर चला गया, इस केस में पानी सेल से बाहर चला गया। जब पानी सेल से बाहर चला जाता है तो सेल श्रिंक कर जाता है, तो सेल श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पर सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बार देख लो जरा इसे, ओके। अब क्या करना है, एक दूसरा केस कंसीडर करो। इसको जरा साफ कर दो पहले। अब मान लो यहाँ पर सॉल्यूट कम है, इधर सॉल्यूट कम है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सेल में सॉल्यूट ज्यादा है और ये जो सॉल्यूशन हमने बना रखा है इसमें सॉल्यूट कम है। अब फिर से वही कंसेप्ट, अगर सॉल्यूट कम मतलब पानी ज्यादा, अगर सॉल्यूट ज्यादा मतलब पानी कम। अगेन पानी कहां से कहां जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। पानी बाहर ज्यादा है, पानी की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम, तो पानी कहां एंटर कर जाएगा, बाहर से सेल के अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। पानी बाहर से सेल के अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा। अब जब पानी बाहर से सेल के अंदर की तरफ एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इस केस में सेल स्वेल हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हमारा सेल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट था ना, ये अभी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, हमें जरा इसको रब करती हूँ। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां पानी कम। ये भी मैंने सेल बनाया था, ठीक है। अब मान लो जितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की, जितनी कंसंट्रेशन यहां पर है उतनी ही कंसंट्रेशन यहां पर भी है,
मतलब कि जितना सॉल्यूट यहाँ पर था ना उतना ही सॉल्यूट यहाँ पर भी है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जनरेट हुआ। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट ही नहीं हुआ। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना और कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन कम होना, है ना, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होता है। बट अभी इस केस में कोई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ही नहीं जनरेट हुआ है। क्यों? क्योंकि जितना सॉल्यूट यहाँ था उतना ही सॉल्यूट यहाँ पर भी है, मतलब जितनी सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन इधर थी उतनी ही सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन इधर भी है। तो इस केस को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको कहा जाता है, ये सेल के बाहर की, क्या है ये, सेल के बाहर का एरिया है ना, तो इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर। डॉगी भूख रहे हैं, जाने दो इन्हें पहले, चलो गया डॉगी। अच्छा, तो जितनी सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन यहाँ पर है उतनी ही सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन यहाँ पर भी है। ऐसा सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि देखो, इसको बोलते हैं, ये हमारा सेल है ना, सेल के बाहर के मीडियम को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और सेल के अंदर के मीडियम को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर मीडियम। सेल के बाहर जो मीडियम है उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और सेल के अंदर जो मीडियम है इसे क्या कहा जाता है, इंट्रा सेलुलर मीडियम। ठीक है, तो जितनी कंसेंट्रेशन सॉल्यूट की एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में उतनी ही कंसेंट्रेशन सॉल्यूट की इंट्रा सेलुलर मीडियम में। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। अब दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो मेरी तरह बस तुम लोगों को क्या करना है, एक तरफ ध्यान देना है, ठीक है, केवल और केवल एक तरफ। जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मीन्स होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, कम। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन होती है कम। बस तुम्हें इतनी बात याद रखनी है, बाकी तुम खुद बनाओगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है, मैंने बताया यहाँ कम मतलब यहाँ सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा। अब जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां पानी कम, जहां सॉल्यूट कम वहां पानी ज्यादा। मतलब पानी कहां से कहां मूव कर जाएगा, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देख लिया ना ये तुम लोगों ने, देख लो एक बार, लिख लो, यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि यहाँ पर क्या हो गया, सेल हमारा स्वेल हो गया, लिख लो। ठीक है, अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको पहले साफ कर देते हैं। हाइपर मीन्स ज्यादा, हाइपर मीन्स ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना ज्यादा हाइपर मत हो, ज्यादा गुस्सा मत बढ़ाओ, तो हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है, तो हाइपर मतलब ज्यादा, मतलब कि बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा, बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा मतलब अंदर कम, बाहर सॉल्यूट ज्यादा मतलब अंदर कम, यहाँ सॉल्यूट कम ज्यादा मतलब पानी कम, यहाँ सॉल्यूट कम मतलब पानी ज्यादा। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। मतलब इस केस में सेल क्या हो जाएगा, इस केस में सेल श्रिंक कर जाएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या कर जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाना मतलब सिकुड़ जाना, पानी उसमें से बाहर निकल जाना। नोट डाउन करो इसे जल्दी से। ठीक है, तो समझ में आया। अब जरा इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ में जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आउटसाइड सॉल्यूट और इनसाइड सॉल्यूट एक जैसा होता है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, ये जो सेल है उसका साइज सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। सेल का साइज क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ना तो सेल श्रिंक होगा ना ही सेल स्वेल होगा। अगला है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आउटसाइड सॉल्यूट कम होता है, इनसाइड सॉल्यूट ज्यादा होता है। मतलब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन आउटसाइड कम होती है और इनसाइड
ज्यादा होती है, इनसाइड ज्यादा होती है। मतलब कि इस केस में सेल क्या कर जाएगा, इस केस में सेल स्वेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी बाहर से अंदर की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल हमारा, यहाँ पर हमारा सेल स्वेल हो जाएगा। वहीं अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आउटसाइड सॉल्यूट ज्यादा होता है और इनसाइड सॉल्यूट कम होता है। आउटसाइड सॉल्यूट ज्यादा होता है और इनसाइड सॉल्यूट कम होता है। तो इस केस में पानी जो है वो सेल से निकल के बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेल हमारा क्या कर जाएगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑन अ सेल, कि अगर हम अलग अलग कंसेंट्रेशन के सॉल्यूट यूज करें तो सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने सेम कंसेंट्रेशन रखी है, सेल के जैसी कंसेंट्रेशन रखी है, तो सेल का साइज सेम रहने वाला है। अगर हमने कंसेंट्रेशन सेल से कम रखी है तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अगर हमने कंसेंट्रेशन सेल से ज्यादा रखी है तो सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया, तुम्हें इफेक्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑन अ सेल समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की फिगर है, फिगर 2.6, जिसमें तुम्हें यही कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जो कि मैंने तुम्हें अभी क्लियर कर दिया। आपकी एनसीईआरटी में ना एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या है, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, एक बार देखो। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें एक बीकर लेना है, एक बीकर में हमें पानी डालना है। ठीक है, प्लेन वाटर डालना है, कुछ भी नहीं डालना है। ये है हमारा बीकर ए। दूसरा हमें बीकर लेना है, इस बीकर में हमें पानी डालना है, बट पानी के साथ हमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है, या फिर हम सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या बनाना है, 20% शुगर सॉल्यूशन या फिर 20% सॉल्ट सॉल्यूशन हमें बना लेना है। ठीक है, तो अभी हम शुगर को कंसीडर करते हैं। हमने क्या करा, 20% शुगर सॉल्यूशन हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आलू लेना है और आलू के 2 पीसेस करने हैं। आलू के क्या करने हैं, 2 पीसेस करने हैं, लगभग इक्वल पीसेस हमें करने हैं। ठीक है, एक पीस हमें बीकर ए में डालना है, दूसरा पीस हमें बीकर बी में डालना है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझा था, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर हमारे पास प्लेन वाटर है। प्लेन वाटर का मतलब क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन आलू में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बाहर तो केवल पानी है ना, तो लेकिन आलू में तो बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होने वाली है, ज्यादा, और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होने वाली है। वहीं अगर हम वाटर की बात करें, तो वाटर की कंसेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है। अब वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। मतलब कि पानी किसके अंदर जाएगा, आलू के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आलू है, ये जो हमारा पोटैटो का पीस है, ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। वहीं अगर हम बीकर बी की बात करें, बीकर बी की बात करते हैं। बीकर बी में हमने क्या करा है, बीकर बी में हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, सॉल्यूट ले लिया है। देखो, अब यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या हो चुकी है, ज्यादा, और यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या हो चुकी है, कम। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है। सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन यहाँ कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ज्यादा क्या है, यहाँ पर पानी ज्यादा है और यहाँ पर पानी कम है। ये मैं बता चुकी तुम लोग को, सॉल्यूट कम मतलब पानी ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा यानी कि पानी कम। ठीक है, तो अब पानी कहां से कहां मूव करेगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। मतलब पानी कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। पानी कहां जाएगा, बाहर की तरफ। तो इस केस में जो हमारा पोटैटो है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इस केस में हमारा पोटैटो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, बताओ जल्दी। देखो, मैंने क्या बताया था, अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है बाहर, अगर बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम है, मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम मतलब वो हाइपोटोनिक, बाहर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा मतलब वो हाइपरटोनिक। समझ में आया? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये वाटर को अंदर बाहर आने जाने देती है। ये वाटर को अलाउ करती है अंदर आना या बाहर जाना, बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अंदर बाहर आना जाना अलाउ नहीं करती है। मतलब कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को तो अंदर बाहर आने जाने देती है, बट सॉल्यूट से इसकी दोस्ती नहीं है, सॉल्यूट को ये नहीं जाने देगी। समझ में आई बात? ना तो अंदर आने देगी ना बाहर जाने देगी। क्लियर हुआ? ओके।